Good morning, everyone. Can you hear me? Good morning, ma'am. सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. चलो, तो let's start. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Please write your full name in the chat box. Okay. उसके साथ कुछ मत लिखना, सिर्फ आप अपना नाम लिखिए, ठीक है? फुल नेम फॉर अटेंडेंस. चलिए, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने सूट फॉर डैमेजेस के बारे में पढ़ रहे थे. इस बार हमने रूल्स रिगार्डिंग डैमेजेस पढ़ लिए थे ना. अब हमें लिक्विडेटेड डैमेजेस पढ़ना है. ये हमने स्टार्ट किया था. आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं है आप लोगों की क्लास में कहाँ तक हुआ है. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ पढ़ लिया था या पढ़ना है अब? मैम पढ़ लिया था. पढ़ लिया था. पढ़ लिया था. ठीक. तो आगे बढ़ते हैं. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ठीक है. अब जब हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये कुछ स्पेशल केसेस में ही फाइल किया जा सकता है. ठीक है. अब ये किस केसेस में फाइल किया जा सकता है वो हम देखेंगे. ठीक है. और इसके रिजल्ट में, जैसे ये केस जब ब्रीच हो गया, ठीक है, तो वो कोर्ट दो तरह के ऑर्डर्स देता है. एक तो ये ऑर्डर देता है कि जो काम आपको करना था, जैसे दिस इज अ टाइप ऑफ ब्रीच जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड somebody was supposed to perform something. ठीक है. मान लो कि किसी को कोई पेंटिंग सेल करनी थी. ठीक है. और ए को बी को पेंटिंग सेल करनी थी और ए ने ऑल ऑफ अ सडन पेंटिंग सेल करने से मना कर दिया. और अगर बी ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर दिया तो फिर ए को वो पेंटिंग सेल करनी पड़ेगी. ठीक है. एक तो ये कंडीशन होती है. और सेकंड कंडीशन ये होती है कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. तो दो अलग अलग केसेस हो जाते हैं. ठीक है. तो हम ये देखेंगे कि किस किस केस में ऐसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं. ऑलराइट. द कोर्ट कैन यूज दिस डिस्क्रिशन. प्लीज क्लोज द डोर. नीरज भैया. Okay, so the court can use the court can use its discretion when it is essential to order the party that has made a breach of a contract to perform what was intended to be done in the contract between the two parties. Okay. The law usually does not insist upon performance of the contract that a party has refused to complete even though the aggrieved party demands justice. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट 100% उसे वो एक्ट परफॉर्म करने को ही बोले. हो सकता है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देकर ही केस को सेटल किया जाता है. The reason for this is that the court considers compensation as damages to be the right measure for the aggrieved party. तो कुछ केसेस में कोर्ट के हिसाब से अगर मनी कॉम्पनसेशन मतलब पैसे एडिक्वेट मेजर हैं, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, उसको रिकवर करने के लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अगर उनको सही लगता है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन से केस सेटल हो सकता है.
However, in some specific cases, court may order the guilty party to complete the contract entered into between the parties. ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में कोर्ट क्या बोल सकता है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया है या ब्रीच किया है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को अब कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए अब हम वो केसेस देखते हैं एंड वील ऑल्सो सी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दोज केसेस. फर्स्ट केस क्या है, व्हेन कोर्ट ऑर्डर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब जब कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट कैन ग्रांट रिलीफ एंड डायरेक्ट द गिल्टी पार्टी in terms of specific performance of the contract. Where there is no standard for quantifying the actual damages that are caused to the aggrieved party by non-performance of the contract. तो जहाँ पर हम मनी टर्म्स में ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते कि किसी पर्सन को कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है या कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है. ठीक है, और सेकेंड केस क्या है, वेयर द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एडिक्वेट measure for the loss of the aggrieved party in cases of contract enter into for sale of immovable property. अब ये monetary compensation जब adequate नहीं माना जाता है, एक तो जब calculate नहीं किया जा सकता और second है कि monetary compensation adequate नहीं माना जाता है. अब वो किस केसेस में नहीं माना जाता है, फर्स्ट है सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता, जैसे लैंड. ठीक है, क्रॉप्स, अगर फसल लगी है तो उसको उठा के दूसरी जगह तो ले जा नहीं सकते. बिल्डिंग, डैम्स, डैम अगर एक जगह है तो क्या उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है? नो मैम. हाँ, तो डैम को शिफ्ट नहीं कर सकते. माइंस, किसी चीज़ की खदानें, जैसे कोल माइंस है, ठीक है, डायमंड माइंस है, या हम मान लेते हैं कि ऑयल माइंस है. ठीक है, पॉन्ड्स, कैनाल्स, रोड्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट नहीं माना जाता है. अब सेकेंड केस क्या होता है वो भी देख लेते हैं, जिसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट नहीं माना जाता है. स्पेशल और रेयर एंटीक पीसेस और सर्टेन आइटम्स, यूनिक एंड प्रेशियस आर्टिकल्स सच एज art, paintings or old furniture etc, which mean a lot to the aggrieved party and which cannot be replaced, cannot be compensated in terms of money because of their having unmatched value. ठीक है, तो इन चीज़ों की खरीदना और बेचने के को रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर वो ब्रीच हुआ है तो उस केस में अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया जाता है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आपको ये एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. जैसे मान लो कि कोई पुरानी पेंटिंग है, एंटीक पेंटिंग है, और वो सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड सेलर ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मना कर दिया कि मैं नहीं सेल करूंगा. उस पर्टिकुलर केस में अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया जाए तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि अब आपको वो पेंटिंग बेचनी पड़ेगी. ठीक है, अंडरस्टूड. अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड तो और क्लियर हो जाएगा. A agrees to sell an antique painting to B for rupees 25,000. Later on, A refuses to sell the painting. ठीक है, A B को कोई पेंटिंग बेचने वाला था 25,000 की, और फिर अचानक से उसने क्या किया, बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा. Hence, B may file a suit against A for specific performance of the contract
and the contract may order A, the court may order A to sell the painting to B as agreed. ठीक है, तो इस केस में जब उसने मना कर दिया सेल करने से, तो कोर्ट में सूट फाइल किया जब बी ने, तो कोर्ट ए को ऑर्डर करेगा कि आपको वो पेंटिंग बेचनी पड़ेगी. ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड केस जो आता है इसमें, जिसमें कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन एक्ट परफॉर्म करना है. ऐसी सिचुएशंस कौन सी हो सकती हैं? वेयर कोर्ट विल नॉट अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ठीक है, द कोर्ट विल नॉट अलाउ रिलीफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग केसेस. When the court considers monetary compensation to be adequate for the breach of contract. ठीक है, तो जहां पर पैसे देकर मामला सेटल किया जा सकता है, ऐसे केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की इजाजत नहीं मिलेगी कोर्ट से. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अ पर्सनल नेचर, especially in the case of a contract to marry or a contract to stage show or to paint a picture etc. तो जहाँ पर शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या कोई किसी स्टेज शो में परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या कोई पेंटिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, ऐसे केसेस में भी अगर मना कर दिया जाए परफॉर्म करने से, ब्रीच हो जाए. मान लो कि मैं जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ए एन ऑथर, ए कौन है? एक ऑथर है, कॉन्ट्रैक्टेड टू राइट अ बुक फॉर बी. लेटर ऑन ए रिफ्यूज्ड टू राइट द बुक. ठीक है, ए ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया कि बुक बी को, बी एक पब्लिशर है, ठीक है, बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारे लिए एक बुक लिखूंगा, और फिर बाद में मना कर दिया. Here B cannot obtain the specific performance. अब जब A ने बुक लिखने से मना कर दिया है, तो B जबरदस्ती उससे बुक नहीं लिखवा सकता, बट he can get monetary compensation for that. कि तुमने जो मेरा नुकसान किया कि मैंने इतनी प्रेपरेशन कर ली और मैंने दूसरे किसी बुक राइटर को अपॉइंट नहीं किया, उन चीज़ों के अगेंस्ट में तुम्हें मुझे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. ठीक है. Then, in cases where the court cannot supervise the performance of the contract because it involves continuous duty to complete the contract. अब मान लो कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई लंबा एक्ट परफॉर्म करना है. ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया जाता है तो कोर्ट कंटिन्यूसली उस चीज़ को सुपरवाइज नहीं कर सकता. कोई ना तो वो किसी को अपॉइंट कर सकता है कि कंटिन्यूसली आप मान लो 2 साल लग जाए वो बिल्डिंग बनने में, तो 2 साल तक तुम वहीं बैठे रहो ये देखते कि वो बिल्डिंग वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या ऑर्डर करता है कि आप पैसे देके मामला सेटल कर दो. ठीक है. देन नेक्स्ट केस क्या है? इन केस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट is such in its nature that it can be put to an end at any time by the parties. ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी में पार्टनरशिप के लिए ऑफर किया कि मैं उस कंपनी में पार्टनर बनना चाहती हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रिफ्यूज टू गेट बी अ पार्टनर. ठीक है, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया. ऐसे केसेस में भी मुझे जबरदस्ती पार्टनर नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, तो मुझसे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लिया जाएगा उसके रिगार्डिंग. अंडरस्टूड? दीज आर द केसेस जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं अलाउ किया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सूट फॉर इंजंक्शन. अब ये 4th टाइप ऑफ सूट है. हमने 4 पढ़ लिए ऑलरेडी. कौन से पढ़े हैं हमने? फर्स्ट था रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड था सूट फॉर डैमेजेस, थर्ड था
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और ये फोर्थ है सूट फॉर इंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और है आई थिंक सूट फॉर क्वांटम मेरिट। चलिए ये पढ़ते हैं। Injunction is an order of the court where a person is prohibited to do a specific act or action। ठीक है, तो इंजंक्शन ऐसे केसेस में फाइल किया जाता है जहां पर हम किसी को कोई एक्ट परफॉर्म करने से रोकना चाहते हैं। मान लो मैं नहीं चाहती कि कोई पर्सन कोई एक चीज करे, ठीक है, एंड आई वांट टू स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग इट, तो ऐसे केसेस में सूट फॉर इंजंक्शन किया जाता है। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे जब हम, तब आप लोगों को ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस बारे में बात कर रहे हैं। Sometimes a party to the contract does some action which he has promised that he would not do। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कई लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, एंड देन बाद में वो करते हैं उस एक्ट को परफॉर्म। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए सूट फॉर इंजंक्शन किया जाता है। This action is taken by the court when a party is guilty of breach of some negative term in the contract। अब जब हम नेगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव टर्म मैं अभी आपको एग्जाम्पल के टाइम एक्सप्लेन करूंगी, बस ये चीजें याद रखना जो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। इंजंक्शन इज देयरफॉर अ नेगेटिव ऑर्डर, ठीक है, किसी चीज को रोकने का ऑर्डर है, ऑफ द कोर्ट दैट स्टॉप्स अ पार्टी फ्रॉम सम एक्शन। इट इज इन other words a preventive relief to a party at the discretion of the court। To give an injunction there are certain requirements of the court। अब इंजंक्शन फाइल करने के बाद इंजंक्शन का ऑर्डर देने से पहले ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, वरना इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा कोर्ट से। तो क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स हैं या कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज शुड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन अग्रीमेंट शुड बी अफर्मेटिव एंड द अदर शुड बी नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, 2 पार्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, दोनों चीजें 2 सेपरेट एक्शंस होने चाहिए। अभी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, बस पॉइंट्स ध्यान रखो। The person applying for injunction should not have failed in completing the contract। ठीक है, तो जो पर्सन इंजंक्शन फाइल कर रहा है या दूसरे इंसान को किसी चीज से रोक रहा है, उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया होना चाहिए, तभी वो इंजंक्शन फाइल कर सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। A cricketer promised his club that he would only play for that particular club for 6 months and not for any other association। एक क्रिकेटर ने, हम मान लेते हैं उसका नाम एक्स, ठीक है, एक्स ने प्रॉमिस किया, एक क्लब में पार्टिसिपेट किया, मेंबरशिप ली और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 6 महीने तक आप ही के क्लब से के साथ खेलूंगा और किसी दूसरे क्लब के साथ एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि देयर शुड बी 2 पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है कि मैं सिर्फ मैं आपके क्लब के साथ 6 महीने तक खेलूंगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट क्या हुआ कि आई विल नॉट एसोसिएट विथ एनी अदर पार्टी या एनी अदर क्लब। अंडरस्टूड द 2 पार्ट्स? यस और नो? यस मैम। मम्मी बार बताइए ना फिर से, नहीं आया। यस मैम। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने एक क्लब में मेंबरशिप ली, ठीक है, उस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आप ही के क्लब को रिप्रेजेंट करते हुए क्रिकेट खेलूंगा 6 महीने तक। ठीक है,
और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं किसी और क्लब के साथ एसोसिएट नहीं होगा ड्यूरिंग दिस 6 months। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। मैम। अब 6 महीने तक जिस क्लब के साथ खेलने का प्रॉमिस किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पॉजिटिव या एफर्मेटिव पार्ट हुआ, और दूसरे क्लब के साथ मैं एसोसिएट नहीं होऊंगा, ये नेगेटिव पार्ट हुआ। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। इंजंक्शन के केस में हमेशा 2 पार्ट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के। अब आफ्टर 1 month he joined another club and refused to perform with the club under the contract। ठीक है, 6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, पर उसने क्या किया, 1 महीने में ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और दूसरे क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इस क्लब को मना कर दिया कि अब मैं तुम्हारे क्लब के साथ नहीं रिप्रेजेंट करूंगा या तुम्हारे क्लब के नाम से नहीं खेलूंगा। ठीक है, नाउ since this is a 2-part contract, the court can refuse specific performance of the contract with the club, but at the same time can also grant injunction to restrain the cricketer from playing elsewhere। ठीक है, तो 2 पार्ट्स है, एक तो वो क्लब के साथ भी नहीं खेल रहा और दूसरा कि वो दूसरे क्लब के साथ खेलने लगा। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट उनको पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया उसने कि वो उस क्लब के साथ मेंबरशिप रखेगा, और कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है कि अब आप किसी और क्लब के साथ भी नहीं खेल सकते। ठीक है, तो उसका गेम स्टॉप हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। अगर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया वो ये वाले एग्जाम्पल को समझें। X, a singer, agrees to sing at Y's hotel for a year। X एक सिंगर है, ठीक है, उसने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि Y के होटल में 1 साल तक गाना गाएंगे। She also agrees that during this 1 year she will not sing at any other hotel। X ने पहला क्लॉज अग्रीमेंट में ये लिखा कि वो Y के होटल में 1 साल तक गाना गाएगी, और सेकेंड क्लॉज ये लिखा कि वो उस 1 साल के बीच में किसी भी और होटल में गाना नहीं गाएगी। समझ में आया 2 पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट के? यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन X कॉन्ट्रैक्ट्स विद Z to sing at his hotel and refuses to sing at Y's hotel। ठीक है, तो X ने क्या किया, कुछ दिन बाद 1 साल पूरा होने के पहले ही X ने Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और Y को बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे होटल में नहीं गाऊंगी। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इसमें भी। ठीक है, एक पॉजिटिव कि मैं तो उसने क्या क्या प्रॉमिस किया था, एक तो कि मैं तुम्हारे होटल में 1 साल तक गाऊंगी, और सेकेंड पार्ट क्या है कि मैं किसी और होटल में उस टाइम तक नहीं गाऊंगी, ये नेगेटिव पार्ट। उसने क्या किया, दोनों ब्रीच कर दिए। Y files a suit for restraining X from singing at Z's hotel। ठीक है, तो Y ने क्या किया, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दिया X के अगेंस्ट कि वो Z के होटल में गाना ना गा पाए। ठीक है, उसको रोकने के लिए। Here, although X cannot be compelled to sing at Y's hotel, but she can be restrained from injunction from singing at Z's hotel। ठीक है, तो चाहे X को जबरदस्ती Y अपने होटल में गाना नहीं गवा सकता, बट वो उसको रोक सकता है Z के होटल में गाना गाने से। अब समझ में आया? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना है। क्वांटम मेरिट। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ रेमेडी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। अब जब हम सूट अपॉन क्वांटम मेरिट की बात करते हैं
तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना काम किया गया है, as much as earned, ठीक है। It is a payment for the proportion of work that is done when work cannot be measured in terms of money. मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने आधा परफॉर्म कर दिया और उसके बाद दूसरी पार्टी ने उसको ब्रीच कर दिया, बोला कि अब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कैरी ऑन नहीं करना चाहता, बट एक पार्टी ने तो काम कर लिया है, राइट, तो उसका नुकसान हो जाएगा। ऐसे केसेस में सूट फॉर क्वांटम मेरिट फाइल किया जाता है ताकि जितना काम किया गया है उतने का पैसा मिले, एज मच एज अर्न, ठीक है, जितना काम किया उतना मुझे पैसा मिले, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट इज लीगली अप्लाइड इन सम केसेस व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is like compensation when the performance of the work is not complete. A reasonable compensation is given to the extent that the performance has been completed. The amount of compensation is paid because further performance has been stopped, either because there is a breach of the contract or because an agreement is discovered to be void. अब किन केसेस में क्वांटम मेरिट फाइल किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए क्लियरली। अब ये कई केसेस में होता है, ठीक है। फर्स्ट इज ये एग्जांपल देखते हैं हम। इन दिस केस ए who were publishers engaged B who was an author to write an article फॉर देयर मैगजीन, ठीक है। तो ए पब्लिशर है और बी को उसने अपॉइंट किया एक आर्टिकल लिखने के लिए उसकी मैगजीन में, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बी प्रिपेयर्ड द मैन्युस्क्रिप्ट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बी ने क्या काम करना शुरू कर दिया, जो भी आर्टिकल लिखने होंगे उसको, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब रफ फिगर्स या रफ राइटअप्स तैयार करने स्टार्ट कर दिए, उसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, और बहुत सारे फिगर्स वगैरह भी प्रिपेयर कर लिए। आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क वाज डन, ए डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू विद द पब्लिकेशन, ठीक है। बी ने अच्छा खासा काम कर लिया, मान लो महीने भर के आर्टिकल प्रिपेयर कर लिए, और उसके बाद ए ने अचानक से डिसाइड कर लिया कि नहीं वो आर्टिकल अब मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ या वो मैगजीन ही बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इस केस में बी ने क्या किया, ये रियल केस है, ठीक है, ये रियल एग्जाम्पल है। बी claimed remuneration for the work completed by him. The court decided in his favor for compensation under quantum merit, ठीक है। तो उसने बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया था, पर उसने तो अपना टाइम अपनी एनर्जी उस सब चीज़ों में लगाई, बट ए ने ऑल ऑफ अ सडन बना कर दिया कि नहीं अब मैं तो उस चीज़ को वो नहीं कर पाऊंगा कंप्लीट और मैं तुम्हारे आर्टिकल पब्लिश नहीं करूंगा। तो बी ने जो काम किया है उसका हक बनता है कि वो उसके लिए पैसा क्लेम करे, ठीक है। तो उसने सूट फॉर क्वांटम मेरिट फाइल किया और कोर्ट ने उसको उसके फेवर में डिसीजन दिया था कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो ए को जितना काम बी ने किया है उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वांटम मेरिट के केस में 5 केसेस हो सकते हैं, ठीक है, 5 सिचुएशंस में क्वांटम मेरिट फाइल किया जाता है। अब वो क्या क्या केसेस हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, और हम हर एक का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि वो हमें समझ में आ जाए। जस्ट 1 सेकेंड, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन ना दिखे, तो डोंट वरी।
Okay, so we are back. चलिए, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कौन से केसेस में हमारा क्वांटम मेरिट काम करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट तो यही सीन है जो हमने अभी डिस्कस किया था। X contracts with Y to build a house with 7 rooms on a commission of 7,000, ठीक है। X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि X Y को एक घर बना के देगा जिसमें 7 रूम होंगे और उसका कमीशन मिलेगा उसको 7,000 रुपीज। He completes 3 rooms, then Y refuses construction, ठीक है। तो उसने 3 रूम बनाए और फिर क्या किया, मना कर दिया कि अब मुझे रूम नहीं चाहिए, अब मुझे आगे के रूम्स नहीं चाहिए। बाय ने मना कर दिया। जो घर बनवा रहा था, ठीक है, जो ओनर है घर का, उसने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि अब आप और कंस्ट्रक्शन मत करो। Here, Yes, ma'am. X is entitled to 3,000 commission on the basis of quantum merit, ठीक है। उसने 3 रूम कंप्लीट किए थे तो उतना कमीशन उसके बेसिस पे उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फाइल करेगा सूट तो उसको उतने रेशियो के हिसाब से उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है? When an agreement is discovered to be void, ठीक है। अब void का क्या मतलब होता है? Void मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर the contract cannot be enforced by law, ठीक है। कोई एक पार्टी या तो वैलिड नहीं है या that contract's existence does not stand, ठीक है। अब आगे उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जस्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था तब से ही कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है क्योंकि वो गलत पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया या इस तरह से कई रीजंस हो सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, X, अब एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझेंगे। X is employed as a managing director by a company under a written contract, ठीक है। तो X को X के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एक कंपनी का। After 3 months it is found that the contract is void, 3 महीने बाद ये पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया था वो वॉइड है, ठीक है। बिकॉज द डायरेक्टर हु अपॉइंटेड हिम वर नॉट कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट एक्स एज द एमडी ऑफ द कंपनी, ठीक है। जिस डायरेक्टर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको अपॉइंट किया, वो उस डायरेक्टर के अथॉरिटी में ही नहीं था एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना। तो जब वो अपॉइंट कर ही नहीं सकता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो गया, ठीक है। Here, X is entitled to remuneration for 3 months of service rendered by him on the basis of quantum merit, ठीक है। तो जो 3 महीने उसने काम किया उस कंपनी के लिए, उस 3 महीने का कॉम्पेंसेशन या पैसा, सैलरी क्लेम करने का उसको हक बनता है, ठीक है, अंडर क्वांटम मेरिट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए 2 केसेस हमने देख लिए, थर्ड पे आते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, देखो आप लोग, जो भी हम हर क्लास में पढ़ते हैं, it is your responsibility to write the description of all these examples of all the points that I have explained in the class in your own words, अपने words में कॉपी में नोट डाउन करते रहो।
yes, it is compulsory to write examples for each topic because ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना एग्जाम्पल के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आपके लिए भी इजी होगा अगर आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉट ग्रेचुअसली, it has been done with the intention of getting payment, ठीक है। Something when it is done only for the purpose of getting payment. For example, P, a poor boy, cleans the car of K, to which act K does not object, ठीक है। P एक गरीब लड़का है, उसने क्या किया, K की कार साफ करी। K ने मना नहीं किया उस कार को साफ करने के लिए। Here P is entitled for reasonable payment for his service. P को इस सिचुएशन में, क्योंकि K ने मना नहीं किया कार साफ करने से, यहाँ पर P ने जो काम किया है उसके लिए उसको पेमेंट मिलना वैलिड है। yes, in examination, obviously in examination, और कहाँ आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। दिस एंटायर सब्जेक्ट इज बेस्ड सोनली ऑन एग्जाम्पल्स। आप बिना एग्जाम्पल्स के ये प्रूफ ही नहीं कर सकते कि आपको समझ में आया है ये पॉइंट, ठीक है ना। चलिए फॉर अनदर एग्जाम्पल एक और केस लेते हैं। जे और ट्रेडर सेंड्स 10 पैकेट्स ऑफ अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चाट मसाला टू सी, ठीक है। जे एक ट्रेडर है, मतलब एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 10 पैकेट नए लॉन्च हुए चाट मसाले के सी को बेचे, वन ऑफ हिज रेगुलर कस्टमर्स। सी रिसीव्स ओनली 6 पैकेट्स एंड रिटर्न्स 4 टू जे, ठीक है। उसने क्या किया, 10 में से 6 पैकेट रख लिए और 4 वापस कर दिए। तो उन 6 की पेमेंट डिमांड करी जा सकती है बाय जे, ठीक है। जे इज एंटाइटल्ड टू पेमेंट फॉर 6 पैकेट ऑन क्वांटम मेरिट बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द डिफॉल्टिंग पार्टी परफॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट। For example, X contracted to deliver 100 bales of cotton to Y before 1st December, ठीक है। तो X ने कॉन्ट्रैक्ट किया Y के साथ कि उसको 100 बैग्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा ऑन बिफोर 1st December। He delivers only 60 bags, ठीक है। उसने क्या किया, सिर्फ 60 बैग्स डिलीवर किए 100 में से, बिफोर द डेट एंड नन आफ्टर, ठीक है। 1st December से पहले उसने क्या किया, 100 डिलीवर करने थे, उसने सिर्फ 60 डिलीवर किया और उसके बाद नहीं किए बाकी। Y retained the bags, ठीक है, मतलब जो 60 बैग्स डिलीवर हुए Y ने क्या किया, रख लिए। Here X is entitled to receive price for 60 bags as they have been accepted by Y, even though X is guilty for non-performance of the contract, but the contract is divisible, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जा सकता है या टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ऐसे केसेस में चाहे ब्रीच किया है, ठीक है ना, नॉन परफॉर्मेंस किया है, एक्स ने अपना पार्ट ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके अगेंस्ट तो हो सकता है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है, कॉम्पनसेशन डिमांड किया जाए, पर जो 60 बैग्स उसने डिलीवर किए उसका पैसा उसको मांगने का पूरा हक है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ।
One second. फिफ्थ और लास्ट सिचुएशन क्या है? व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट बैडली और डिफेक्टिवली, ठीक है? तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिविजिबल नहीं है, जो टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, वो परफॉर्म तो पूरा किया गया पर बहुत ही बुरी तरह से परफॉर्म किया गया, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में क्या एक्शन लिया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, D agrees to decorate K's bungalow for a lump sum of 5,000 rupees. ठीक है? Payable on completion in accordance with certain laid down requirements. Contract किया गया कि D K का बंगलो डेकोरेट करेगा, ठीक है? और उसके अगेंस्ट में उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें मेंशन करी गई कि किस हिसाब से डेकोरेट किया जाना है, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसे क्लॉजेस मेंशन किए गए कि इस तरह के पर्दे करे जाएंगे, ठीक है, पेंट चेंज किया जाएगा, या इस तरह से कई सारे पॉइंट्स उसने मेंशन किए। डी कंप्लीट्स द वर्क बट के कंप्लेन्स of the faulty workmanship which can be rectified for rupees 400, ठीक है? 400 रुपए की और लागत आएगी और उस चीज को रिकवर किया जा सकता है। जो डी ने डेकोरेट किया उसने अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं किया, मतलब उसका काम के को पसंद नहीं आया, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में के ने ये जज किया कि जो काम उसने बिगाड़ा है डी ने, उसको रिकवर किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, बट 400 रुपये और लगेंगे, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में डी को कितना पैसा मिलेगा? 5,000 नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा 5,000 माइनस 400, ठीक है? तो 4,600 रुपीज ही क्लेम कर सकता है डी। अंडरस्टूड? ये वाला एग्जाम्पल में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इंडिविजिबल वाले में? नो मैम। चलिए ठीक है। लास्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास बंद करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर, इसके बाद आप लोगों की दूसरी क्लास है क्या? मम्मा अकाउंट्स की क्लास है, इसीलिए 10:15 एकता मैम आई है आज कॉलेज। हाँ, एकता मैम आई है शायद, क्लास ले रहे सुबह से। चलो ठीक है, फिर वील स्टॉप हियर, है ना, और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। गुड डे मैम। Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. थैंक यू मैम।